नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में बात करते हैं पाकिस्तान की नापाक साजिशों की। पाकिस्तान के बोल और उसके एक्शन में कोई मेल नहीं है। बड़ी खबर, एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। सीमा पर पाकिस्तान लगातार आतंकी साजिशों की फसल बोता रहता है। एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा, एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। देश के जाबाज पाकिस्तान के उन मंसूबों को जमींदोज करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। एलओसी के पास एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद तस्वीरें पाकिस्तान को आज दुनिया के सामने फिर एक बार बेपर्दा करेंगी। एलओसी से हमारे संवाददाता अजय बाचलू की स्पेशल रिपोर्ट से मातृभूमि की करते हैं शुरुआत। घुसपैठ की साजिश में जुट गया है पाकिस्तान। बर्फबारी से पहले घाटी में घुसने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। पीओके में आईएसआई के कैंप में चल रही है आतंकियों की ट्रेनिंग। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई आतंक और आईएसआई के गठजोड़ की तस्वीर। ये तस्वीर एक्सपोज करती है इमरान खान के सफेद झूठ को। ये तस्वीर एक्सपोज करती है इमरान के घड़ियाली आंसुओं को। ये तस्वीरें एक्सपोज करती हैं इमरान खान के इस्लामोफोबिया वाले इमोशनल कार्ड को। इमरान खान को बेनकाब करती ये तस्वीरें एलओसी के उस पार पीओके के भिम्बर इलाके की हैं, जहां समानी गांव में पाकिस्तान भारत विरोधी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। संवाददाता अजय बाचलू ने एलओसी से सटे राजौरी सेक्टर में ग्राउंड जीरो से पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को कैमरे में कैद किया है। एलओसी के उस पार इस पीली इमारत को देखिए। समानी गांव में स्थित ये पीली इमारत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सेंटर है, लेकिन इस सेंटर में आईएसआई की शह में आतंक की फैक्ट्री खूब फल फूल रही है। आईएसआई इस सेंटर में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है और इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है, वो खुद ग्राउंड जीरो से संवाददाता अजय बाचलू से जानिए। टीवी इतिहास में पहली बार एबीपी न्यूज आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है पाकिस्तान की बदनाम और खुफिया एजेंसी आईएसआई के कॉम्प्लेक्स की। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भिम्बर का इलाका है और ये सोमानी जगह है। और इसी सोमानी में जो ये पहाड़ है और इसी पहाड़ के फुटहिल्स पर तलहटी पर आप एक पीली सी इमारत देख रहे होंगे। दरअसल यही पीली इमारत भिम्बर में आईएसआई का कॉम्प्लेक्स है। हालांकि अगर मैं इसे आईएसआई का कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं, वो सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि नाम का ही ये आईएसआई कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहां लगातार आईएसआई और पाकिस्तानी सेना न केवल अलबद्र को बल्कि दूसरे संगठनों के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। और ट्रेनिंग के बाद इसी इलाके से इन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों को आईएसआई बर्फ पड़ने से पहले भारत की सीमा में दाखिल करने की कोशिश में लगी है, ताकि बर्फबारी के बाद घुसपैठ में मुश्किल न हो जाए। पाकिस्तान इस वक्त भारत में घुसपैठ में क्यों लगा है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस जगह को पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए क्यों चुना है, वो भी समझ लीजिए। स्थितियां किस तरह है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। ये दरअसल यहाँ पर ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये मुनव्वर तवी नदी है जो पाकिस्तान और भारत को विभाजित करती है। इसी मुनव्वर तवी में, इसी इलाके में करीब 4 से 5 ऐसे पारंपरिक रूट हैं जहाँ से इस आईएसआई जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से इन्हीं रूट से इन आतंकियों को भारत में भेजा जाता है। अपने इन हरकतों से पाकिस्तान 1 महीने पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा रहा है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो आतंकियों को पनाह देते हैं। पाकिस्तान 2018 से लगातार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। दुनिया जिस बात को लेकर पाकिस्तान को शक की नजर से देख रही है, भारत उस बात के सबूत भी पेश करता रहा है। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता रहता है। दुनिया के मंच हो या देश की सीमा, भारत पाकिस्तान की हर मंच पर इंटरनेशनल बेइज्जती करता रहता है।
पोस्ट पर सेना के जवान दिन रात हथियार और दूरबीन की मदद से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बॉर्डर से सटे इलाकों में भी जवानों ने गश्त बढ़ा दी है। डिटेक्टर लेकर जवान आतंकियों की साजिश को नाकाम करने में लगे हैं। नंबर वैरी करता रहता है जी। अभी फिलहाल बहुत कम संख्या में यहाँ पर मिलिटेंट हैं। इनकी संख्या जो है 30 से 40 के करीब भी हो जाती है। सीमा पार से पाकिस्तान आतंकियों के जरिए घुसपैठ में जुटा रहता है, लेकिन हर बार सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर देती है। एलओसी से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। एडमिरल करनबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद एडमिरल आर के हरि नौसेना के 25वें चीफ हैं। उन्होंने आज दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण किया। नए नौसेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसी के साथ एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना की कमान सौंप दी। पदभार संभालने के साथ ही नौसेना के नए चीफ ने सबसे पहले मां का आशीर्वाद लिया और मां के इस आशीर्वाद के साथ ही नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने भारत मां की रक्षा का संकल्प लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है। भारतीय नौसेना का फोकस हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है और इसके लिए हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत झोंकने की बात कहने वाले हरि कुमार सेना प्रमुख बनने से पहले नौसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ थे। हरि कुमार करीब 39 साल से नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1983 में नौसेना प्रमुख हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन दिया गया था। नौसेना प्रमुख हरि कुमार की समुद्री कमान में आईएनएस निशंक, आईएनएस कोरा, डेस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर शामिल है। उन्होंने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विराट की कमान भी संभाली। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और अब नए नौसेना प्रमुख को चीन की हर चाल से निपटने की रणनीति तैयार करनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर जाने वाले हैं, जहां वो 57वें राइजिंग डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाकिस्तान की सीमा से सटे एक चौकी में गृह मंत्री रात गुजारेंगे। साथ ही तनोट माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और अगले दिन यानी 5 दिसंबर को गृह मंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। बीएसएफ के राइजिंग डे फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री राजस्थान जा रहे हैं 4 दिसंबर को। शाम के 4:30 बज रहे हैं। मातृभूमि में अब आज का पॉलिटिकल सेगमेंट। पहली खबर बिहार से, जहां विधानसभा परिसर में 2 विधायक लड़ने लगे। एक ने गाली गलौज शुरू कर दी। अगर वहां पत्रकार मौजूद ना होते तो शायद पूरा देश माननीयों में जूतम पैजार का लाइव वीडियो देख रहा होता। सदन के बाहर कैसे हुआ मर्यादा का चीरहरण, आप इस वीडियो को देखिए और तय कीजिए माननीयों का क्या काम। मिलावटी तुम्हारी जब कहेगा। बिहार का गालीबाज विधायक मिलावटी करके हमको चुनकाम करेंगे, मारेंगे हो जाए। खुलेआम मारने की धमकी देने वाला धमकीबाज विधायक। सुबह सुबह का वक्त है और तस्वीरें बिहार विधानसभा कैंपस की हैं और गाली देने वाले इस विधायक का नाम भाई वीरेंद्र है, जो पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक हैं। विधानसभा परिसर में विधायक भाई वीरेंद्र जिस शख्स को गाली देने के साथ मारने की बात कह रहे हैं, वो दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी हैं। विधानसभा परिसर में दोनों विधायकों की कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट से लेकर गाली गलौज तक पहुंच गई। वो तो शुक्र मनाइए कि मौके पर कुछ पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने दोनों विधायकों को अलग थलग किया, नहीं तो देश आज इन दोनों के बीच पटका पटकी की तस्वीर का भी गवाह बन जाता।
काम करेंगे, मारेंगे क्यों हो जाएगा। जो भी राजद के लोग हैं, विपक्ष का संस्कार ही ऐसा है, तो संस्कार ऐसा है तो ऐसा परिलक्षित उन लोग का हो जाता है। इन लोगों ने जैसे 15 सालों में बिहार को लूटा है, तो जो संस्कार दिया है, चाहे इनके दल ने संस्कार दिया है, जैसा जैसा इन लोगों ने संस्कार पाया है, वही संस्कार इन लोग को परिलक्षित होता है। व्यक्तिगत रूप से आना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना। जो आदमी गलत तरीके से पैसे कमाने का काम करता हो और वो आदमी हमको कहे कि आप संस्कारी नहीं है, तुम ताम करता हो, तो हम ऐसे संस्कार के नहीं हैं। जो लोग करता है वो जाने, और हम इस तरह के लोग नहीं हैं। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो तो कहीं से भी संस्कारी नजर नहीं आती। वैसे दर्शकों को बता दें कि गालीबाज विधायक भाई वीरेंद्र के विधायकी करियर की शुरुआत बीजेपी के समर्थन से ही विधायक बनने से हुई थी। 60 साल के आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र साल 2000 में पहली बार समता पार्टी के टिकट पर विधायक बने। 2010 से लगातार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। वहीं 50 साल के संजय सरावगी 2005 से लगातार बीजेपी की टिकट से विधायक है। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है। पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया है कि राजद विधायक श्री भाई वीरेंद्र को लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति में भाषा की मर्यादा का निम्नतम मानदंड स्थापित करने के लिए बहुत बधाई। तेजस्वी यादव गर्व महसूस कर सकते हैं। जाति सूचक और घटिया शब्दों के साथ गाली गलौज करने के लिए राजद पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बिहार विधानसभा परिसर में जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। जनता खुद तय करे कि क्या ऐसे लोग उनके रहनुमा बनने के काबिल हैं। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। सलाम इन माननीयों को इस तरीके का व्यवहार विधानसभा के परिसर में। बिहार विधानसभा परिसर में आज शराब की भी कुछ बोतलें मिली और इन बोतलों ने मचा दिया बिहार की राजनीति में बवाल। असल में बिहार में शराबबंदी के बीच मिली ये बोतलें नीतीश कुमार के कथित सुशासन पर सवाल उठा रही हैं और तेजस्वी यादव ने तो मोर्चा खोल दिया है। पिछले हफ्ते ही बिहार में शराब न पीने की शपथ सरकारी कर्मचारियों ने ली थी और आज खाली बोतलें मिली हैं। नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। काम में था और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार सदन में कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्या विपक्ष के ऊपर इशारा? आगे बढ़ेंगे। मथुरा में तनाव को लेकर सीआरपीएफ की रिपोर्ट ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का मंथन लगातार जारी है। सीआरपीएफ निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक संप्रदाय विशेष की इबादतगाह में संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गई हैं और संदिग्ध लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद को लेकर नारायणी सेना के विवादित ऐलान से इलाके में तनाव है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाहर पुलिस वालों की ये भीड़ सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई है। एक कथित हिंदूवादी संगठन नारायणी सेना के विवादास्पद ऐलान के बाद से मथुरा में प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जनता से अपील है कि इस प्रकार के किसी भी आह्वान की ओर ध्यान न दें। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन और पुलिस का पूरी तरीके से सहयोग करें। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को जो कि शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध उचित संवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मथुरा में धारा 144 लागू करके भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। 24 नवंबर 2021 को मथुरा के हालातों को लेकर सीआरपीएफ महानिदेशक ने एक विशेष रिपोर्ट केंद्र को भेजी। इस विशेष आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि मथुरा के हालात ठीक नहीं हैं और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। इस आकलन रिपोर्ट ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। ध्यान रहे कि सीआरपीएफ की अनेक टुकड़ियां
कानून व्यवस्था में सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश में मौजूद रहती हैं और उन्हीं द्वारा लिए गए जायजे के आधार पर सीआरपीएफ महानिदेशक ने ये रिपोर्ट भेजी है। एबीपी न्यूज के पास वो खुफिया दस्तावेज मौजूद है जिसमें मथुरा के हालात के बारे में केंद्र को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा में कुछ लोगों की गतिविधियां संदेहास्पद पाई गई हैं। सीआरपीएफ महानिदेशक की इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की अनेक टीमों ने मथुरा उसके आसपास के इलाकों में अपना डेरा जमा लिया है और हर घटनाक्रम पर अब उनकी चौकन्नी निगाहें हैं। वहीं 6 दिसंबर की टाइमलाइन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। आने वाले दिनों में मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था में खासा इजाफा हो सकता है और स्थानीय पुलिस के साथ साथ वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इस बीच मथुरा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिनका कनेक्शन विवादित ऐलान से है। कोई भी व्यक्ति यदि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है, किसी प्रकार का भ्रम फैलाता है, धार्मिक भावनाएं उकसाता है या भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास करता है, तो ऊपर बहुत सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े लोगों के साथ बैठक की है और साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।